Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing fine. अच्छा, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो स्टडी करना है हमने मॉड्यूल 3 रिसर्च इन साइकोलॉजी। देखो, जस्ट लाइक फाइनेंस की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, मैनेजमेंट की बात कर लो, HR की बात करो, रिसर्च हर फील्ड में होती है। साइकोलॉजी में भी रिसर्च होती है एंड इट इज़ बेसिक अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। और जब सिस्टमैटिक प्रोसेस आ जाता है जहाँ पे, तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। अब बेसिकली साइंटिफिक मेथड है क्या? देखो, साइंटिफिक मेथड इज़ अप्रोच यूज बाय साइकोलॉजिस्ट टू सिस्टमैटिकली एक्वायर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिहेवियर एंड अदर फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, सबसे पहली बात कर रहा है सिस्टमैटिक। अब देखो, सिस्टमैटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसेस है। यानी फर्स्ट स्टेप करोगे तो सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस चीज़ का? एक्वायरिंग नॉलेज एक्वायर करने का, फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में एंड अदर फिनोमेना। कोई और फिनोमेना अगर इंटरेस्ट का है तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो डैट इंक्लूड्स बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की ही हम बात करते हैं। बेसिकली जो इसमें हैं स्टेप्स हैं हमारे पास, आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लेनेशन है, कैरिंग आउट रिसर्च है, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन टू सपोर्ट और रिफ्यूट द एक्सप्लेनेशन एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग। ये स्टेप्स हैं, हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब इस मॉड्यूल का बेसिकली फंक्शन क्या है कि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, हाउ डू साइकोलॉजी यूज थ्योरी रिसर्च टू आंसर क्वेश्चंस हैं, व्हाट रिसर्च मेथड डू साइकोलॉजिस्ट यूज एंड हाउ डू साइकोलॉजी एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूजिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमने साइंटिफिक मेथड को देख लिया। बेसिकली क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिहेवियर एंड अदर फिनोमेना। अब देखो, थ्योरी क्या कि एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग इज माय फॉल्ट, एवरीथिंग इज योर फॉल्ट, एवरीथिंग वुड बी प्रेफर इफ आई हैड अ डोंट हैड अ बाइक। अब बेसिकली क्या होता है कि ना, थ्योरी हम किसी भी एक कह लो, एक्सप्लेनेशन होती है, फैक्ट होता है, प्रेडिक्शन होती है, व्हाटएवर। देखो, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन कंसर्निंग फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन या प्रिडिक्शन जब आप देते हो ना, तो डैट विल बिकम अ थ्योरी। अब देखो, साइकोलॉजिस्ट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट nature and cause of behavior. They may wish to explore explanation for everyday behaviors and for various phenomena. They may also pose questions that build on findings from their previous research or from research carried out by the psychologist, or they may produce new questions that are based on curiosity, creativity, or insight. देखो, once a question has been identified, the next step is scientific method is to develop a theory to explain the observed phenomena. देखो, रिसर्च, देखो मकसद क्या होता है? रिसर्च का मकसद तो क्या होता है कि हमने थ्योरी को प्रेजेंट करना है। अब थ्योरी किस चीज़ की प्रेजेंट करनी है, उसमें आपने सबसे पहले बताना है कि बेसिकली आपका स्टडी क्या करने जा रहे हो। अब जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हो ना, उसको जब आप एक्सप्लेन करते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन देते हो, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बिकम अ थ्योरी। इट विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग का फ्रेमवर्क बताती है द रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ अदरवाइज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट और प्रिंसिपल्स। अब तो देखो, ऑल of us developed our own informal theories of human behavior, such as people are basically good or people behavior is obviously motivated by self interest. अब देखो, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कोई आते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ना, कि इंटरनेशनल कंट्रीज में लोग क्या कहते हैं कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट।
अब ये एक उन्होंने थ्योरी बना दी है, फैक्ट दिया, स्टेटमेंट, उसकी बेस उन्होंने क्या रखी है, उन देखा कि कुछ लोग हैं गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मुल्ला बने हुए हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और जाके खुद कुछ हमले कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, लोग पकड़े गए हैं। अब देखो, एक होती है चीज़ जनरलाइज्ड और एक होती है स्पेसिफिक। उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को जनरलाइज कर दिया, यानी इस थ्योरी का लेबल हर बंदे के पे लगा दिया, हर मुसलमान पे लगा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, ट्रू मुस्लिम की डेफिनेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो ट्रू मुस्लिम है। देयर इज अ ग्रुप, देखो जैसे न्यूजीलैंड में गोरे ने हरकत की थी, अमेरिका में कई वाक़यात हो चुके हैं, गोरा कम्युनिटी जो है वो कर चुकी है, वो लोग इसको क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब जहाँ मुसलमान का नाम आया था वहाँ टेररिज्म ले आते हैं। तो इस तरह की देखो, आपको जैसे ही आप लेट सपोज आप जाते हो सऊदीया, वहाँ के लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, आप क्या कहते हो, यार सऊदीया के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या है, किस बेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, आपने वहाँ पे जाके लर्निंग की है। इसी तरह आप किसी जगह जाते हो, वहाँ के लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, तो यार उस मुल्क के तो लोग अच्छे हैं ही नहीं है। ये चीज़ें बेसिकली हम देखते हैं, थ्योरी आपकी बिल्ड होती है। अब देखो, for example, consider a famous case of woman named Kitty Genovese who was attacked by a man near an apartment building in New York City. At one point during the assault, which lasted 30 minutes, she managed to free herself and screamed, "Oh my God, he stabbed me, please help me." In the stillness of the night, some 38 neighbors heard her scream, but no one person helped. The Genovese was stabbed and sexually molested. अब देखो, अब देखो, अब ये एग्जाम्पल है, मतलब एक औरत है, उसके साथ कह लो रात को किसी ने उसको चाकू मारा, उसकी ज्यादती की गई है, वो उसने आवाज़ भी लगाई, शाउट किया, ओ माई गॉड ही स्टैब्ड मी, प्लीज़ हेल्प मी। अब वो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 38 मेंबर्स ने उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन नो वन कम टू हेल्प हर। अब देखो, इस थ्योरी को, मतलब इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो फॉर एग्जांपल, अक्सर टीचर कहते हैं, क्लास में कहता है कि जी मुझे क्लास की 50% से कम अटेंडेंस नहीं चाहिए, कम से कम इतने 50% लोग होने चाहिए क्लास में, मुझे जो आगे लेक्चर है। या टीचर कहता है कि पूरी क्लास में से 20 लोग जो है ना सेमिनार अटेंड करें आके। अब होता क्या है, अगर हर बंदा 40-50 लोग हो, हर बंदा ये सोचे यार मैं नहीं जाता, खैर है फलाना चला जाएगा, बाकी क्लास जो है ना मेरे एक जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब ये सारी, मतलब हर बंदे के ज़हन में ये सोच आ गई ना कि मेरे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा बंदा चला जाएगा, तो ये क्या डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंड रिजल्ट क्या आएगा, देयर विल बी नो वन इन द क्लास और देयर विल बी नो स्टूडेंट हु विल अटेंड द सेमिनार। तो कहते हैं कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, द स्मॉलर द शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच पर्सन फील्स। देखो, एक बंदा मुसीबत में है, वहाँ पे एक ही बंदा खड़ा है, उसकी कोशिश क्या होगी, मैं इसको हेल्प करूं। लेकिन लेट सपोज एक बंदा इमरजेंसी में है, वहां पे 15 से 20 लोग खड़े हैं, तो हर बंदा सोचेगा यार दूसरा कर देगा हेल्प, मेरी खैर है, मैं निकल जाता हूं। तो क्या हुआ कि द लेस लाइकली इज दैट एनी सिंगल पर्सन विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प। ये बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि हाउ वी विल बिल्ड द थ्योरी करते हैं। अब देखो उसके पीछे होता क्या है, आपका रिसर्च स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने बेसिकली रिसर्च करनी किस पे है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बिहेवियर एंड फिनोमिना रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि जी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जब से ये फिजिकल क्लासेस शुरू हुई हैं तो बड़ा इशू आ रहा है। अब क्या ये क्वेश्चन आपने सोचा, अब उस पर क्या करते हो, बिहेवियर फिनोमिना रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन, यानी आपको किन किन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी।
फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं स्टूडेंट से डाटा ले सकता हूँ, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या इश्यूज आ गए हैं, पेरेंट्स से ये चीज़ पूछ सकता हूँ, क्या वो क्या क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि प्रायर रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी इससे पहले मेरी रिसर्च से पहले इस टॉपिक पे किस किसने रिसर्च की हुई है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसको पढ़ते हो आप। फिर जब उसको पढ़ते हो तो फिर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, इनसाइट, फिर आपका एक कह लो ना ये सेम वही प्रोसेस है जो पीएचडी के स्टूडेंट्स गो थ्रू करते हैं, जो एमफिल में रिसर्च करते हैं वो गो थ्रू करते हैं, कि फिर आपने सोचना है कि मैंने अपनी रिसर्च को कैसे लेके चलना है, उसमें क्रिएटिविटी क्या लानी है, उसमें यूनिकनेस कैसे लेकर आनी है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, जब आप एकेडमिक रिजल्ट पे आते हो, फॉर्मुलेट एन एक्सप्लेनेशन, आप एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हो। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी, ये वाली एग्जांपल, ये जो औरत के साथ एक चाकू मारा गया, कोई आया नहीं है, किटी जिनोविस के साथ बात की हमने, अब ये सारी हमने सिचुएशन पढ़ी, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हमें फिर ये एक थ्योरी नज़र आई कि ये थ्योरी जो है ना इस चीज़ को क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, हेल्प करती है, या इसको एक्सप्लेन करती है। तो हम फिर क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक थ्योरी सर्च करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस फिनोमिना, इसकी रीज़न क्या है, इसकी ये रीज़न है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस औरत की किसी ने हेल्प नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलप अ हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस जो है ना प्रिडिक्शन, फोरकास्ट होती है। अब यह है कि बेसिक हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन स्टेटेड इन अ वे दैट अलाउज इट टू बी टेस्टेड। Hypotheses stem from theories. They help test and underlying soundness of theories. अब देखो हाइपोथेसिस में हम करते क्या है, हमने थ्योरी को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, मैं सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ, ये लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए फेल हो रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने थ्योरी कह दी है, स्टूडेंट पढ़ता नहीं है इसलिए वो फेल हो रहा है। अब मैं इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे रिसर्च पे हाइपोथेसिस डेवलप करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ स्टूडेंट, मोर स्पेसिफिक कर देता हूँ कि इफ स्टूडेंट स्टडी लेस देन 2 hours इन अ डे ही माइट गेट फेल्ड। एक और हाइपोथेसिस कहता हूँ कि इफ स्टूडेंट स्टडी मोर देन 2 hours a day ही माइट नॉट गेट फेल्ड। अब दो डिफरेंट सिनेरियोज आ गए हैं। एक को हम हमेशा नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो पहले मैंने बात की, जो एक्सप्लेनेशन होती है। दूसरा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अब इनमें से एक सच्चा है, एक झूठा है, और वही बेसिकली हमने क्या करना होता है, पूरी टेस्टिंग करनी होती है। अब वो जब हमने हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया कि हमने बेसिकली ये हाइपोथेसिस है, ये हमने रिसर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, फिर डिवाइस एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा देखें, अब ऑपरेशनल डेफिनेशन लेनी है। अब देखो हाइपोथेसिस आप किसी तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि सच एज ओवर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर वियर्स दोज वियर्ड शर्ट्स, ये भी एक स्टेटमेंट है कि हमारे इंग्लिश वो जो टीचर हैं या इंस्ट्रक्टर हैं वो इतनी वियर्ड किस्म की शर्ट्स क्यों पहनते हैं। अब देखो स्टेटमेंट आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूरी है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि उस हाइपोथेसिस की ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी है। अब देखो ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन द स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रोसीजर दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। देखो जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं, स्टेटमेंट दे दी। अब पढ़ते नहीं को मैंने एक्सप्लेन करना है। मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में क्या कह दिया कि अगर स्टूडेंट 2 घंटे से कम पढ़ता है इसका मतलब वो फेल हो जाता है।
यानी मैंने उसको स्पेसिफिक करना है और टेस्टेबल करना है, देखो, ताकि आप मेजर कर सको ना, आप उस पर रिसर्च कर सको, ऑब्जर्व कर सको, कोई डाटा ले सको, कुछ चीज़ें कर सकते हो। अब पढ़ते नहीं से क्या मुराद थी, बड़े एक जनरल से स्टेटमेंट थी, मैंने स्पेसिफिक किया कि 2 घंटे से कम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आती है कि फॉर एग्जांपल वन रिसर्चर माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस इन व्हिच she uses an operational definition of fear and increase in heart rate. In contrast, another psychologist might use operational definition fear or written response to a question, how much fear are you experiencing at this moment? यानी उसने fear का वर्ड यूज किया था, fear की ऑपरेशन डेफिनेशन एक ने क्या दी कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, दूसरे ने क्या की, दूसरे से बंदे से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको डर लगता है। क्लियर हुई ये बात? तो देखो, Latani and Daly hypothesis was a straightforward prediction from their more general theory of diffusion of responsibility. The more people who witness an emergency situation, the less likely it is that help will begin to the victim. They could, of course, have chosen another hypothesis, try to think of one, but the initial formula seem to offer the most direct test of the theory. यानी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लटानी और डाली ने क्या किया था, बेसिकली ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाई थी जो हम पहले बात कर रहे हैं वो सिनेरियो की। क्लियर हुई ये बात? देखो, साइकोलॉजी रिलाई ऑन फॉर्मल थ्योरी एंड हाइपोथेसिस फॉर मेनी रीजन। For one thing, theory and hypothesis allow them to make sense of unorganized and separate observations and bit of information by permitting them to place the piece within a coherent framework. देखो, अगर थ्योरीज नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, तो देन देयर इज नो सेंस। तो बेसिकली जो रिसर्च का काम होता है ना, जो मुश्किल काम होता है, वो ये फेज है आपका, ये यहाँ से आइडेंटिफाइंग से शुरू होता है और हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट का है। फिर आगे क्या होता है, ऑपरेशन डेफिनेशन उसकी कंडक्ट करना। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाए ना, फिर आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट रिसर्च मेथड, आपको रिसर्च मेथड चूज़ करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, और जो भी रिजल्ट आता है ना उसको कम्युनिकेट कर देते हो। और डैट शुड बी मैच, वो रिजल्ट क्या है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन था, जो बेसिक इशू था, जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए आपने रिसर्च की थी, वो उसका आंसर होता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ब्रॉडर 4 स्टेप्स हैं इसके जो आप चलते हो। तो इसमें बेसिकली आपको यू शुड नो, थ्योरी का पता होना चाहिए, हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। और देखो, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस दिन बारिश होती है, बारिश से याद है, जैसे उसकी एक स्टेटमेंट थी बिलावल की, बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वो ये भी एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हो सकती है। खैर, अब देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जिस दिन आप मौसम ख़राब होता है या बारिश होती है, उस दिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बहुत कम होती है। अब देखो, मौसम ख़राब की डेफिनेशन में आप उसको एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है और बारिश और तूफ़ान भी हो सकता है। अटेंडेंस को भी आप कर सकते हो कि आपकी परसेंटेज इतने परसेंट से कम होती है, इतने ज़्यादा। अब देखो, इन दो एलिमेंट्स को आपको सेग्रीगेट करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। क्लियर है? अब देखो, अब साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है? बेसिकली सिस्टमैटिक इंक्वायरी एम्ड एट द डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज इज द सेंट्रल ingredient of the scientific method in psychology. सिंपल वर्ड्स में आपको रिसर्च को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इट इज़ अ मेथड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रिसर्च हमेशा तब आप कंडक्ट करते हो जब आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर जाते हैं, और डेली बेस पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो ये किसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। और देखो,
है क्या इसके बैक एंड पे क्या है कि साइंटिफिक मेथड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. इट प्रोवाइड द की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिग्री ऑफ विच हाइपोथेसिस आर एक्यूरेट. अब देखो, फॉर एग्जांपल अ सुपरवाइजर माइट इवैल्यूएट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. A physician might systematically test the effect of different doses of drugs on the patient, and a salesperson might compare different persuasive strategies. Each of these situations draws a research practice we are about to discuss. अब ये क्या है, बेसिकली तीनों एग्जांपल किस चीज़ की हैं, रिसर्च की ही हैं. कि एक सुपरवाइज़र है, मैं फॉर एग्जांपल रिसर्च करता हूँ कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है. एक फिजिशियन देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि मैं मेडिसिन की कितनी डोज देता हूँ और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो डिफरेंट डोजेज लेके टेस्ट करता है. सेल्स पर्सन क्या करता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है कि उसकी सेल्स ज़्यादा हो सकें. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या आपकी रिसर्च से रिलेटेड ही है. आगे हमारे पास आ रहा है जी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है. अब देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सबसे पहले आता है, ठीक है. अब इसमें क्या सिस्टम है, इन्वेस्टिगेट अ पर्सन ग्रुप ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर. दीज मेथड इंक्लूड आर्चीवल रिसर्च, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे रिसर्च एंड केस स्टडी. देखो, डिस्क्रिप्टिव सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब कि डिस्क्राइब करना, यानी जो चीज़ आप देख रहे हो, जो डाटा आ रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है. अब देखो, जैसे लटानी डाले की बात की, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन इन विच बायस्टैंडर्स डिड नॉट प्रोवाइड हेल्प. वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस यू माइट टर्न टू वुड बी हिस्टोरिकल अकाउंट्स. by searching newspaper records, for example, you might find support of the notion that a decrease in helping behavior historically has accompanied an increase in the number of bystanders. यानी आपने एग्जाम्पल हमारी चल रही है कि जी जितने लोग ज़्यादा लोग खड़े थे उतने कम लोगों ने क्या किया, हेल्प किया. उतने कम लोगों ने क्या किया, हेल्प किया. अब जब उतने कम लोगों ने हेल्प किया है तो उसकी अब क्या हमने रीजंस देखनी है, अब वो उसकी मज़ीद क्या कह लो उसको स्टडी करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे. हिस्ट्री कैसे देखेंगे, न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे. मकसद क्या है कि हम चेक करें कि वो पुरानी चीज़ें क्या हैं. अब आर्चीवर रिसर्च भी यही है कि रिसर्च इन विच एग्जिस्टिंग डाटा सच एज सेंसस डॉक्यूमेंट, कॉलेज रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आर एग्जामिन्ड टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस. यानी आप क्या कर रहे हो कि देखो हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं. एक प्राइमरी डाटा होता है जो नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह. एक सेकेंडरी डाटा होता है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है. तो आर्चीवल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा को ही लेते हैं, उसको लेके चलते हैं ताकि हम कोई भी जो भी हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकें. अब देखो, आर्काइवल रिसर्च इज अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मींस of testing hypothesis because someone else has already collected the basic data. Of course, the use of existing have several drawbacks. देखो वो डाटा ठीक है कि नहीं है, वो ठीक कलेक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, उस वक्त क्या सिनेरियो था, एंड देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स. पर आर्काइवल रिसर्च का बेसिक थीम क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन विच एग्जिस्टिंग डाटा will be used to examine the hypothesis या to examine the research question. Clear हुई है बात. अब देखो, most attempts of archival research are hampered by the simple fact that records with the necessary information often do not exist. In these instances, researchers often turn to another research method called naturalistic observation. यानी आर्काइवल रिसर्च आपकी कब फेल होती है, कब फ्लॉप होती है, जब आपको डाटा नहीं मिलता. जब रिसर्चर को डाटा नहीं मिल रहा, एग्जिस्टिंग डाटा नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे चला जाता है. अब देखो, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है कि रिसर्च इन विच एन इन्वेस्टिगेशन सिंपली ऑब्जर्व सम नेचुरल अकरिंग बिहेवियर एंड डज नॉट मेक अ चेंज इन द सिचुएशन. यानी आप क्या करते हो, आप चुपचाप
खड़े हो, एक सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं ला रहे, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं लेके आ रहे। अब चेंजेस ना लाने का मतलब क्या है कि वो चीज आप नेचुरल सेटिंग में ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, a researcher investigate helping behavior might observe the kind of people given to victims in a high crime area of a city. The important point to remember about naturalistic observation is that research simply records what occurs, making no modification in the situation that is being observed. देखो, हम एक सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। अब देखो, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी में फ़र्क क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपको क्या कहते हैं, क्या एग्जांपल हो सकती है, एग्जांपल्स बड़ी हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल से देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं कि इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन में कर क्या रहे हैं। देखो, एक चीज़ होती है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है ना फेल हुआ है, ये पढ़ता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो पढ़ता नहीं है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा है वो क्लासेस अटेंड करता था, बाहर बैठा रहता था, घूमता फिरता रहता था, खाता पीता रहता था, लेकिन पढ़ता नहीं था, क्लासेस अटेंड नहीं करता था। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद देखा, उसको देखी चीज़ें सारी। और अब यहाँ पे जो वो लड़का है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो वो है उसको एज इट इज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन लेट्स सपोज उसी का एक दोस्त है जो मतलब ऑफकोर्स आपस में दोस्ती आ रही, वरना कहते हैं सर इसका ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, इसको ये इश्यूज है, इसके ये नहीं कर रहा। यानी वो क्या कर रहा है कि उसे पता है वो उसकी जो काम है, जो उसने इश्यूज हैं, उसकी वजह से फेल हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, सब्जेक्टिविटी ला रहा है, यानी अपनी इंटरनल फीलिंग्स को लेके आ रहे हैं। जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो आप नहीं कर सकते। नेचुरलिस्टिक में क्या है, जो चीज आपको नजर आ रही है उसको एज इट इज आपने एक्सप्लेन कर देना है, उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स आपने नहीं लेके आनी। देखो, एडवांटेज ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस वी गेट अ सैंपल ऑफ व्हाट पीपल डू इन देयर नेचुरल हैबिट, that there is an important drawback, that inability to control any of the factor of interest. For example, we might find so few natural occurring instances for helping behavior that we would be unable to draw any conclusion. कई दफ़ा होता है हमें चीज़ ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका ड्रॉबैक भी है। फ़ायदा क्या है कि हमें एज इट इज़ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नेचुरलिस्टिक रिसर्च के बाद आती है, दैट इज सर्वे रिसर्च। अब देखो, सर्वे रिसर्च है क्या? देखो, सर्वे रिसर्च क्या, बेसिकली देयर इज नो मोर स्ट्रेटफॉरवर्ड वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल थिंक, फील एंड डू देन आस्किंग देम डायरेक्टली। हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या कहते हैं, आर्काइवल से भी डाटा नहीं मिल रहा, हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग सर्वे करते हैं। Look at the survey research sample of people chosen to represent a large group of interest. A population is asked a series of questions about their behavior, thoughts और attitude. यानी मैंने अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है कि ये इतनी अटेंडेंस भी इनकी शॉर्ट है, नंबर भी नहीं अच्छे आ रहे, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं कहता हूँ कि मुझे आर्काइवल नहीं मिलता, हिस्टोरिकल डाटा नहीं मिल रहा, मुझसे ऑब्जर्वेशन में नहीं हो रही। तीसरा मैं क्या कहूँगा, सर्वे। अब यूनिवर्सिटी में मोर देन 3500 स्टूडेंट्स हैं, अब उन सबसे मैं पूछने से रहा, मैं क्या करूँगा, उस पॉपुलेशन पे 3500 के अंदर से सैंपल चूज़ करूँगा। अब सैंपल कैसे चूज़ करता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं हर डिपार्टमेंट से 20 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं रैंडमली 100 स्टूडेंट से पूछूंगा, सर्वे करूँगा और उसी बेस पे क्या करूँगा, डिसीजन दे दूँगा।
ये बेसिकली आप सर्वे करते हैं। अब देखो है क्या कि पीपल चूज करने हैं, उनसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछने हैं आपने अबाउट द बिहेवियर, थॉट्स और एटीट्यूड। तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वे रिसर्च कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, a sample of just a few thousand voters is sufficient to predict within 1 or 2% point who will win the presidential election। क्लियर हुई है बात कि अमूमन लोग क्या करते हैं, गैलप सर्वे का सुना होगा, डिफरेंट सर्वे लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं, वो इलेक्शन से पहले कह देते हैं कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। अब देखो researchers investigating helping behavior might conduct a survey by asking people to complete a questionnaire in which they indicate their reluctance for giving aid to someone. Similarly, researchers interested in learning about sexual practices having carried out surveys to learn which practices are common and which are not to chart churning a notion of sexual immorality over the last several decades। अब कई चीज़ें होती हैं आप डायरेक्टली मनों से नहीं पूछ सकते, उनकी नेचर एथिकल इश्यूज होते हैं, मॉरल वैल्यूज होती हैं, लेकिन आप वो चीज़ें रिटन फॉर्म में ले सकते हो, क्वेश्चनियर की फॉर्म में ले सकते हो। फिर आप उन्हें कहते हो कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड रखो, क्योंकि आपने तो बेसिकली डाटा रिसर्च के लिए यूज़ करना है। उसमें आपके पास नेगेटिविटीज़ भी बड़ी हैं। कई दफ़ा लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देते आपको, कई दफ़ा लोग सही बात भी नहीं बताते, जो बात होती है मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्वे रिसर्च में भी इश्यूज आते हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि 100% ये वो फ़ायदा है। हर रिसर्च के बेनिफिट होता है, नुकसान होता है। हमें देखना पड़ता है कि हम लोगों जो है ना हमारे लिए क्या बेहतर है, हम लोग किस मेथड से रिसर्च कर सकते हैं। अब देखो केस स्टडी क्या है, एन इन डेप्थ इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। देखो केस स्टडीज अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे। अब वो होती क्या है बेसिकली कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में क्या करते हो, डिटेल में पढ़ते हो, इन डेप्थ जाके पढ़ते हो, ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी मज़ीद मिल सके। तो उसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। कई आपने इंडिविजुअल मेडिकल में भी केस स्टडी होती है, पेशेंट की भी हिस्ट्री होती है, उसकी पूरी केस स्टडी होती है। अब केस स्टडी ऑफन इंक्लूड साइकोलॉजिकल testing, a procedure in which a carefully designed set of questions is used to gain some insight into the personality of the individual or group। कुछ क्वेश्चन होते हैं ताकि उसे पूछते हो ताकि आप उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को निकाल सको। अब गोल क्या होता है, नॉट टू लर्न अबाउट फ्यू इंडिविजुअल बीइंग एग्जामिन्ड बट आल्सो टू यूज द इनसाइट गेन फ्रॉम द स्टडी टू इम्प्रूव ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल इन जनरल। कि बेसिकली एक तो होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना, जो कि हमें हेल्प आउट करता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, देखो व्हेन केस स्टडीज आर यूज्ड एज रिसर्च टेक्निक, द गोल इज ऑफन नॉट टू लर्न अबाउट द फ्यू इंडिविजुअल्स बीइंग एग्जामिन्ड बट आल्सो टू यूज द इनसाइट गेन फ्रॉम द स्टडी टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल इन जनरल। अब देखो मेरा मकसद क्या था कि मैंने 100 स्टूडेंट चूज़ किया यूनिवर्सिटी का, ताकि देखूँ ये फेल क्यों हो रहे हैं, और वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा ना वो 100 स्टूडेंट के लिए नहीं, वो सब स्टूडेंट्स के लिए होगी, ताकि हम उन सब के बारे में अंदाज़ा लगा सकें कि उन लोगों को क्या इश्यूज़ हैं। क्लियर हुई है बात कि हमने क्या करना है, उस जो पर्टिकुलर चीज़ है वो चीज़ को क्या करना है, जनरलाइज कर देना है। अब ड्रॉबैक्स क्या है कि एग्जामिनर आर यूनिक इन सर्टेन वे, इट इज पॉसिबल टू मेक द वैलिड जनरलाइजेशन। अब देखो अब सिंपल सी बात है, जैसे वो कह लो कि गोरा पार्टी ने किया हुआ कि मुस्लिम्स कुछ हैं जो ट्रू मुस्लिम्स तो नहीं है, उसकी बेस पे सारे मुस्लिम्स को कहते हैं वो टेररिस्ट हैं। तो ये इश्यूज है कि हम कुछ चीज़ों को जनरलाइज भी नहीं कर सकते, और कई दफ़ा जनरलाइज होती हैं तो वो ठीक नहीं होती हैं। अब देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लास्ट है हमारे पास कोरिलेशन रिसर्च। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल फिल देता हूँ, बिलावल साहब की, बारिश आता है तो पानी आता है। अब वो क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन कर रहे हैं। वो कहते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली पानी भी खड़ा होना है। अब ये दो वेरिएबल्स, एक बारिश थी और एक पानी का खड़ा होना।
मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है कि जितना आप टाइम दोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ये भी दो वेरिएबल हैं। सॉरी। तो जब होता क्या कि हमने बिहेवियर, इवेंट्स और अदर करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी चेंज और वेरी इन सम वे, हमने वेरिएबल्स बनाने होते हैं रिसर्च के अंदर। जब भी हाइपोथेसिस की हम जब ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं ना, कि हमने फियर की बात की, फियर को हमने एक्सप्लेन कैसे किया कि हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी उसी सिनेरियो में बात हो रही है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब देखो, रिसर्च इन विच रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल्स एग्जामिन टू डिटरमिन वेदर दे आर एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। अब देखो, कोरिलेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या है? बारिश आती है, पानी आता है, ये पॉजिटिव है। बारिश आती है, पानी नहीं आता, नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव भी हो सकती है कोरिलेशन, नेगेटिव भी हो सकती है। वही बेसिकली रिसर्च का काम होता है कि उसको फाइंड करना। देखो, द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स knowledge known as a correlation, more formally a correlation coefficient which can range from -1 से +1 या +1 से -1 तक उसकी रेंज होती है, जो उसकी वैल्यूज आती हैं। जितनी पॉजिटिविटी होगी ज़्यादा, उतनी आपस में कोरिलेशन है, उनकी एसोसिएशन है। जितनी नेगेटिव साइड पे जाएंगे, इसका मतलब उतनी नहीं है। देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट as the value of one variable increases, we can predict the value of other variable will also increase. जैसे हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कंपनीज की प्राइसेस जा रही हैं, कंपनीज की प्राइसेस, अगर शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेगी तो ओवरऑल इंडेक्स पे भी फर्क पड़ेगा, वो भी ऊपर जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्रिडिक्ट दैट मोर टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड स्टडिंग फॉर अ टेस्ट, द हायर द ग्रेड्स ऑन द टेस्ट विल बी, एंड दैट द लेस दे स्टडी the lower the test grade will be, we are expecting to find a positive correlation. यानी जितना पढ़ोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। गुड़ कम डालोगे, मीठा कम होगा, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर है? अब देखो, जितना क्लोजर टू 1 होगा, बात वही है। अब देखो, हायर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम would be associated with higher values variable test score and lower values of the amount of study time. वो स्टैटिस्टिकल बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। वैल्यूज हम क्या है, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, +1 के करीब होगी, उतनी ज़्यादा कोरिलेशन होगी, जितनी कम होगी उतनी कम कोरिलेशन होगी। फिर देखो, इन कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव कोरिलेशन टेल्स अस दैट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ अदर डिक्रीजेस। एक बढ़ है, दूसरा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा आप PUBG खेलोगे उतने कम नंबर आपके पेपरों में आएंगे। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर इंस्टेंस, वी प्रेडिक्ट दैट एज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडिंग इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट पार्टिंग डिक्रीजेस। कि जितना आप पढ़ाई पे टाइम दोगे उतना कम आप पार्टी पे टाइम दोगे। क्लियर हुई है बात? अ कोरिलेशन -0.85 would indicate a strong negative association between partying and studying. सॉरी। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारे पास कोरिलेशन था, जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल्स का आपस में लिंक करने, और इन्हीं की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके सोल्यूशन लिखते हैं। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल से लिखिए, आप लोग स्टडी कर लेना इसको। और अब देखो, यहाँ पे हमारे पास अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिगर 2 में ना कुछ चीज़ें कोरिलेशन से रिलेटेड ही बताई गई हैं। अब पॉसिबल कॉज, चूजिंग टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद हाई एग्रेसिव कंटेंट, पोटेंशियल रिजल्ट हाई व्यूअर एग्रेशन। यानी जितना ज़्यादा टीवी प्रोग्राम में हम एग्रेसिव दिखाई जाएंगी चीज़ें, उतनी ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस आपको, ऑफ कोर्स उतने ज़्यादा लोग, जितने व्यूअर वो होंगे जो एग्रेशन को पसंद करते हैं। फिर हाई व्यूअर एग्रेशन क्या है? चूजिंग टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद हाई एग्रेसिव कंटेंट। कि देखो, अब इधर इसको ये चीज़ कॉज में ले आया है, पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी। यानी वेरिएबल्स में क्या थी? अब यूजुअली हाई एनर्जी लेवल,
अब हाई एनर्जी लेवल क्या होगा, या तो हाई व्यू रिग्रेशन है या फिर चूजिंग टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद हाई एग्रेसिव कंटेंट है। अब ये क्या है, फॉर इट कुड बी चिल्ड्रन हु हैव यूजुअली हाई लेवल ऑफ एनर्जी सीक आउट प्रोग्राम विद एग्रेसिव कंटेंट एंड आर मोर एग्रेसिव। The children's high energy level then could be the true cause of children's high incidence of aggression। देखो सिंपल सी बात है, बच्चों को जितनी लड़ाई वाली चीज़ें दिखाते हो ना, ऑफ कोर्स वो कल को जाके फिर लड़ाई ही करते हैं। जितने ज़्यादा वो कार्टून देखेंगे वो कार्टूनों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस बेसिकली हो रही है कोरिलेशन में। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तक हमने पढ़ लिया है, क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।